हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी दुनिया के हालात नज़दीक से नज़दीक ले जा कर के बताऊं, ताकि आपको ये महसूस हो सके कि आखिर हो क्या रहा है और जो सच आप तक नहीं पहुँचाया जा रहा दूसरे माध्यमों से, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। तुर्की के सीरिया पर हमले जारी हैं। तुर्की का कहना है कि 30 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे। सीरिया ने कहा है कि तुर्की के हमले को वो शत्रुतापूर्ण जंग और आक्रमण समझता है और उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी और आज़ाद मुल्क पर हमला है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यानी यूनाइटेड नेशंस चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बहुत ही दिलचस्प बयान दिए हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। आप हमारे कार्यक्रम को Facebook, WhatsApp, Instagram और ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। रॉयटर न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास तुर्की और कुर्द के बीच समझौते के लिए मध्यस्थता 3 विकल्पों यानी ऑप्शंस में से एक है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि सीरिया में तुर्की के हमले के बाद अमेरिका के लिए उपलब्ध 3 विकल्पों यानी अवेलेबल ऑप्शंस में से एक ये है कि हज़ारों फौजी जंग जीतने के लिए भेजें, या तुर्की की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर पाबंदियां लगाकर ज़ोरदार हमला करें, या कुर्दों और तुर्कों के बीच मध्यस्थता करें। देखा आपने, ट्रंप ने 2 दिन बाद ही मध्यस्थता की बात शुरू कर दी ताकि चौधरी और बड़ा चौधरी बन सके। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हमने ISIS खलीफा को 100% हरा दिया है और अब सीरिया में तुर्की के हमले वाले इलाके में कोई भी हमारा सैनिक मौजूद नहीं है। हमने अपना काम पूरी तरह से किया है। अब तुर्की कुर्दों पर हमला कर रहा है जो 200 सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं एंडलेस वॉर्स यानी जो कभी ख़त्म ना होने वाली जंगें हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों पक्षों से बात हो रही है। कुछ चाहते हैं कि हम हज़ारों सैनिकों को भेजें और फिर से नई जंग शुरू करें। तुर्की नाटो का मेंबर है। दूसरों का कहना है कि हम बाहर रहें, कुर्दों को अपनी लड़ाई, यहाँ तक कि हमारी आर्थिक मदद से। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कुर्द हमारी जो फाइनेंशियल हेल्प है उससे वो लड़ते रहें। मैं कहता हूं कि तुर्की को आर्थिक पाबंदियों से बहुत ज़ोरदार चोट दो अगर वे कानून के अंदर रहकर नहीं लड़ते हैं। मैं करीब से देख रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है। एक और ख़बर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर सीरिया से आतंकी गुट दाइश के मेंबर भाग जाएं तो उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंट्रोवर्शियल बयान को देते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें दाइश के टेररिस्ट के फरार होने की पॉसिबिलिटी पर कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वे यूरोप ही जाएंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उत्तरी सीरिया में तुर्की के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से आतंकियों के फरार होने की पॉसिबिलिटी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि यूरोप की तरफ भागेंगे और अपने घरों को लौट जाएंगे। अलबत्ता यूरोप उन्हें हमसे लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें अमेरिका से गलत फ़ायदा उठाने की आदत पड़ चुकी है। देखिए, ये यूरोपीय देशों के बारे में ये बोल रहे हैं जो इनके बहुत नज़दीकी दोस्त हुआ करते थे। ये खुद गर्जी पर जब आए, अमेरिका तो क्या क्या कर सकता है इसका आपको अंदाज हो रहा होगा मेरी इस खबर से। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त नॉर्थ सीरिया के कुर्दों के कंट्रोल में 10,000 से ज़्यादा टेररिस्ट आतंकी गुट दाइश के मेंबर्स और उनके बाल बच्चे शामिल हैं। वो उनकी कैद में हैं। इनमें से ज़्यादातर यूरोप के नागरिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन अलग अलग बयानों पर अगर गौर करें तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ट्रंप ने तुर्की के मिलिट्री ऑपरेशन की अपनी फ़ौज हटाकर इजाज़त दी है। अब 2 दिन के अंदर ही वो मीडिएशन की बात कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर बंदी बनाए गए टेररिस्ट भागकर यूरोप चले जाएं तो उन्हें कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि अब से पहले उन यूरोपीय मुल्कों ने अपने शहरियों को वापस लेने से इनकार किया था। यानी जो कुछ वो कर रहे हैं उसमें एक तीर से कई निशाने हैं। आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब से अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से अलग हुआ है, तब से यूरोप के देश ईरान के साथ
झुकाव दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप अब से पहले नाटो मेंबर्स से रक्षा के लिए ज़्यादा पैसा निकलवाते रहे हैं। सीरिया और इराक जाने वाले आतंकियों को यूरोप से इस्तांबुल भेजा जाता था और उस वक्त तुर्की इन्हें सीरिया और इराक अपने ज़मीनी रास्ते से जाने देता था। उन्हें ये उम्मीद थी कि सीरिया और इराक के कुछ इलाके कब्ज़ा कर लिए जाएंगे, मुल्कों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, लेकिन हो गया उसका उल्टा। रूस, ईरान, हिजबुल्लाह और सीरिया और इराक की फ़ौजों ने दाइश आतंकवादियों को मार मार कर बाहर निकाल दिया। अब वे नॉर्थ सीरिया में, ख़ास तौर से इदलिब में मौजूद हैं। अब वही यूरोपीय मुल्क उन्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं, चूँकि उन्हें अब ये लग रहा है कि अब हमारे लिए ख़तरा बनेंगे ये आतंकी जिनको ट्रेंड करके वहाँ भेजा गया था और वो अपने काम में कामयाब नहीं हो सके और सीरिया और इराक के टुकड़े टुकड़े नहीं हो सके। अब ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अफ़गानिस्तान जंग में, जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में था, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, सऊदी अरब और अमेरिका उसमें बाकायदा शामिल थे और उसके बाद अब तक हालात नहीं संभल सके। अब जब यहाँ से सीरिया और इराक से वापस जाने वाले आतंकवादी अपने अपने देशों में जाएंगे, वहाँ की सरकारें डरी हुई हैं कि ये आतंकवादी अपने देशों में वापस आएंगे तो बहुत बड़ा ख़तरा हो सकते हैं। ट्रंप ये इशारा दे रहे हैं कि इन आतंकवादियों के लिए यूरोप भागना आसान बनाने के लिए भी जंग शुरू कराई गई है। इसी बीच सीरिया के उप विदेश मंत्री फैसल मिकदाद ने कहा है कि तुर्की का सीरिया पर हमला सीरियाई क्षेत्रों का आक्रमण है। सीरियाई सेना सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दमिश्क से वहां की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने खबर दी है कि उप विदेश और प्रवासी मंत्री फैसल मिकदाद ने सीरिया पर तुर्की के जरिए शुरू किए गए शत्रुतापूर्ण जंग को, यानी जो दुश्मनी के साथ जो हमला किया गया है उसको इसी तरह से बताया कि इन्होंने दुश्मनी के साथ हम पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि एक संप्रभु स्वतंत्र देश यानी सॉवरन और आज़ाद मुल्क पर हमला करना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यानी यूनाइटेड नेशंस चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ एक अपमानजनक यानी इंसल्टिंग काम है। उन्होंने तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि अंकारा ने सीरिया क्राइसिस के शुरू से ही टेररिस्ट्स को सपोर्ट किया है। फैसल मिकदाद ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों को खुले दिल से गले लगाती है, लेकिन अलगाववाद के लिए बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि तुर्की आतंकी गुट नुसरा फ्रंट को सपोर्ट करता है और ऐसा कोई आतंकवादी नहीं है जिसकी तुर्की ने मदद ना की हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब से पहले इन चीज़ों को छुपाया जाता था। ये एक मौका ऐसा आया है कि सीरिया को अपनी बात रखने का मौका आया है और इंटरनेशनल मीडिया मजबूर है उनकी ओपिनियन शामिल करने के लिए, चूँकि उनके मुल्क पर इस वक्त हमला हुआ है जो तुर्की ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर सीरिया की सेना कुर्द इलाकों में होती तो तुर्की कभी भी हमला नहीं कर सकता था। यानी ये जो अमरीकी फ़ौज वहाँ से हटी है और तुर्की की फ़ौज आई है, एक तरह से अदल बदल हुई है। उन्होंने अपनी पोजीशंस चेंज की हैं और सीरिया को मजबूरन देखते रहना पड़ा है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। अब सीरिया के जो ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी फ़ौज वहाँ होती तो तुर्की की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे देश में आ जाता। ये उनका कहना है कि ये अमेरिका की और तुर्की की साजबाज है जिसके नतीजे में हमारे मुल्क पर हमला हो रहा है। सीरिया के उप विदेश मंत्री ने फॉरेन मिनिस्ट्री में एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि सीरियाई सेना जो आतंकवादी संगठनों का सामना करती है, विदेशी हमलावर फौज का सामना करेगी जो सीरिया के इलाकों पर नाजायज़ तौर पर मौजूद है और ये सीरिया के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये अमेरिका और तुर्की की फ़ौजों को दमिश्क यानी बशार अल-असद की हुकूमत ये बार बार कहती रही है कि ये फ़ौजें यहाँ हैं लेकिन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, हमने इनको इनवाइट नहीं किया। जैसा कि उन्होंने रूस और ईरान को बुलाया था या हिजबुल्लाह को बुलाया था, वो दूसरी किस्म की पोजीशन थी, लेकिन ये दोनों मुल्कों की अमेरिका और तुर्की की फ़ौजें ये ऑक्यूपाइंग फ़ोर्स हैं, काबिज़ फ़ोर्स हैं। ये बार बार दमिश्क से बशार अल-असद की हुकूमत ने बार बार कहा है। उधर तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद चावुश ओगलू ने दावा किया है कि
तुर्क सेना आतंकवादियों से निपटने के लिए सीरिया के अंदर 30 किलोमीटर तक आगे जाएगी। उन्होंने कहा कि स्प्रिंग पीस ऑपरेशन के पहले मरहले का मकसद सीरिया के 30 किलोमीटर अंदर 120 किलोमीटर लंबे इलाके को टेररिस्ट से आज़ाद कराना है। तुर्की ने बुधवार को आतंकवाद से संघर्ष और सीरिया और तुर्की की सीमाओं से कुर्द लड़ाकों को खदेड़ने के बहाने उत्तरी सीरिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच लंदन में मौजूद सीरियाई मानवाधिकार संगठन सीरियन ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया है कि उत्तरी सीरिया पर तुर्की के हमले शुरू होने के वक्त से लेकर अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि 15 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इन हमलों में जख्मी होने वालों की तादाद 50 के करीब बताई गई है। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मामले की समीक्षा के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग की, लेकिन तुर्की की सैनिक कार्रवाई के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं हो सका। अमेरिका और रूस ने तुर्की के खिलाफ बयान जारी किए जाने की मुखालिफत की है। ये बैठक सुरक्षा परिषद के 5 यूरोपीय सदस्यों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड की अपील पर हुई थी। तुर्क डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि उसकी सेना ने उत्तरी सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें हस्का और रक्का पर हवाई हमले, गोलाबारी और ज़मीनी कार्रवाइयाँ कामयाब रही हैं। सीरिया के खिलाफ उसकी सैनिक कार्रवाइयाँ पहले की तरह जारी हैं। इसी बीच वरिष्ठ अरब पत्रकार और लंदन स्थित रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने लिखा है कि जंगों की शुरुआत के बारे में तो पता रहता है, लेकिन उसका अंत कब और कैसे होगा इस बारे में कुछ कह पाना मुश्किल होता है। सऊदी अलायंस ने सोचा था कि वे 3 हफ्ते में यमन जंग जीतकर अपने सारे मकसद पूरे कर लेगा, मगर इस वक्त 5वां साल इस जंग को चल रहा है। अफगानिस्तान में लड़ाई 18 साल पहले शुरू हुई थी। अब तक अमेरिका उसमें उलझा हुआ है और बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है। दूसरी भी बहुत सी मिसालें हैं। एर्दोगान ने पूर्वोत्तर सीरिया के इलाके में ज़मीनी फ़ौज भेजकर अपने पॉलिटिकल कैरियर का शायद सबसे बड़ा जुआ खेला है, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन विमानों के ज़माने में ज़मीनी फ़ौज का इस्तेमाल बहुत बड़ा रिस्क है। इससे बड़े जानी और माली नुकसान हो सकते हैं, जिसका सीधा असर तुर्की के अंदर हालात और विदेशी ताल्लुकात पर पड़ सकता है। सवाल यह है कि यह लड़ाई कब तक चलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर विरोधियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन आएगा? अमेरिका और यूरोप कठोर आर्थिक प्रतिबंधों यानी बहुत सख्त फाइनेंशियल पाबंदियों की बात कर रहे हैं। अरब मुल्कों की बात कीजिए तो वो सब इस वक्त एर्दोगान के खिलाफ नजर आते हैं और सीरिया का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि यही अरब मुल्क किसी वक्त सीरिया को तबाह करने वाली साजिश में शामिल थे। ये एक बदलाव दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में इससे बड़े बदलाव नज़र आएंगे। ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। अभी 2011 की बात है, 2011-12 के वक्त पर, और उसके बाद अब तक जब तक ये दाइश सीरिया में मौजूद रहे, कई शहरों पर कब्ज़ा किया, कई सूबों पर कब्ज़ा किया, उस वक्त ये कहा जाता था कि सीरिया की हुकूमत, बशार अल-असद की हुकूमत को ख़त्म होना है, दूसरी हुकूमत आएगी। अब जब वो सरकार नहीं बदल पाई और ख़ुद ट्रंप ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि रजीम चेंज हमारे प्लान में नहीं है, अब अरब मुल्कों ने भी अपना रुख बदल दिया है। चूँकि बशार अल-असद अपनी मजबूती से खड़े हैं, उनके साथ रूस, ईरान, हिजबुल्लाह और इराक़ भी किसी हद तक, ये सब उनके साथ हैं, इसलिए वो सरकार अब बाकी रहेगी। अब एर्दोगान के ख़िलाफ़ ये सारे अरब मुल्क हैं। ये बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है कि कैसे कैसे हालात बदलते हैं और कैसे कैसे मुल्कों की पॉलिसियां बदलती हैं और प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। आपने देखा दुनिया किस तरह बदल रही है। अब अरबों की सीरिया के बारे में क्या पॉलिसी है? ट्रंप कंफ्यूज हैं, वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। ट्रंप ने सीरिया से यूरोप आतंकवादियों के भेजे जाने का इंतज़ाम किया है, जो उनके बयान से जाहिर है, चूँकि 2-4 दिन पहले ही उन्होंने अपनी फ़ौजें वहाँ से हटाईं और तुर्की ने हमला कर दिया, और अब वो कह रहे हैं कि वहाँ से अगर आतंकवादी भाग जाएंगे तो यूरोप जाएंगे, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया स्टार की कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, समाचार आ रहे हैं, वो आप तक
पहुंचाते रहें और पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाते रहें, रेफरेंसेस के साथ, ताकि आप अपने लेवल पर गूगल पर और जहां भी चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं। मेरी ये कोशिश है कि जो दूसरे मीडिया जिन्हें इंटरनेशनल भोंपू मीडिया है वो आप तक नहीं पहुंचाते, वो खबरें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।